हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आज के डेली एडिटोरियल नोट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप इस दिए गए मेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इफ़ नीडेड, एंड इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो एक प्राउड की बात है पूरे नेशन के लिए। और बात हम करेंगे कि इंडिया कैसे मास्क और पीपीई किट्स के जो प्रोडक्शन है उसमें कैसे आगे बढ़ रहा है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जानकारी दी है कि लगभग 30 मिलियन N95 मास्क, कितने 30 मिलियन, और 12.8 मिलियन पीपीई किट, 108 मिलियन SCQ टैबलेट्स, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन टैबलेट, ये सब सेंटर ने दी है स्टेट्स को और यूटीज को, ठीक है। यानी जनवरी में लगभग, देखो क्या था, जनवरी में ना अगर देखा जाए तो मास्क वगैरह के फील्ड में या पीपीई किट वगैरह के फील्ड में इंडिया उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। लेकिन कोरोना आने के बाद इंडिया ने कैसे सिचुएशंस पे अडॉप्ट किया और कितना ज़्यादा प्रोडक्शन इसका करने लगा है, ये डाटा इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमने इतने कम समय में सेल्फ रिलायंस पाली है, ठीक है, आत्मनिर्भरता, एटलीस्ट इस क्षेत्र में तो आत्मनिर्भरता हमने पाई ही है, ठीक है। अगर हम मार्च से डेटा की बात करें तो 11 मार्च 2020 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 3 करोड़ N95 मास्क बांटे हैं और लगभग 1.28 करोड़ पीपीई किट बांटे हैं। किसे? स्टेट्स को, राज्यों को, यूटीज को और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। और इसके साथ साथ 22,533 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स भी डिलीवर किए गए हैं विभिन्न राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को। तो प्राउड की बात है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये है कि भारत कैसे बनेगा आत्मनिर्भर, ठीक है। ये एक एडिटोरियल से इसमें से कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है, और इन पे हम डिस्कशन करेंगे। और इन पॉइंट्स का आप यूज़ अपने आंसर में कर सकते हो अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सब्जेक्टिव पोर्शन आता है, जिसमें लिखने की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी एंड ऑल दोस, ठीक है। तो देखिए, आत्मनिर्भरता, जो हम आत्मनिर्भरता पाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आत्मनिर्भरता कोई शॉर्ट रेस नहीं है, 100 मीटर की रेस नहीं है कि पूरी स्पीड लगा दिए कुछ देर के लिए और बस आत्मनिर्भर हो गए, ठीक है। मैराथन है, क्या है? मैराथन, लंबी रेस है। और लंबी रेस में आदमी तभी जीतता है जब उसकी बॉडी का हर एक इंजन काम कर रहा हो। कहने का मतलब है कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें लगभग जो हर एक प्रोडक्टिव एसेट है हमारी कंट्री का, जो हर एक प्रोडक्टिव यूनिट है हमारे देश में, हर एक प्रोडक्टिव यूनिट को हमें क्या देना पड़ेगा? पुशअप देना पड़ेगा। हमारे देश की हर एक यूनिट को काम करना पड़ेगा अच्छी दिशा में, तभी जाके हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है। तो इसमें ये चर्चा की गई है कि अगर सेंटर का जो एजेंडा है, अगर हमारी केंद्र सरकार का एजेंडा है कि इकोनॉमी जो है हमारी, उसे हम रिवाइव करें, ठीक है, उसे फिर से पटरी में लाए, तो वो सिर्फ एक ही तरह से अभी पॉसिबल है, ठीक है। कोरोना के टाइम में वो एक ही तरह से पॉसिबल है और वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। और ऐसा क्यों? तो इसका एक एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है कि अगर हम चाइना की तरफ देखें, ठीक है, तो एक समय था जब चाइना की जो जीडीपी थी वो इंडिया की जीडीपी के लगभग बराबर थी, ऑलमोस्ट इक्वल थी, ठीक है। फिर दिसंबर 1978 में क्या होता है, जियोपिंग अनाउंस करते हैं ओपन डोर पॉलिसी। क्या अनाउंस करते हैं? ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? देखो, ओपन डोर पॉलिसी में ना क्या हुआ कि जैसे यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं, आपके कौन से कंट्रीज़ हैं? अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे क्या था कि जो कंपनियाँ थी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता था। दिक्कत कैसे? पहली बात तो वहाँ लेबर आसानी से मिलना संभव नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि बड़ा महंगा पड़ता था वहाँ पे सेटअप करना, ठीक है। तो जो विदेशी कंपनियां थी, खासकर यूरोपियन कंपनियां, वो कोई ऐसा देश ढूंढ रही थी, कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पे फैक्ट्री आसानी से लगाई जा सके, जहाँ पे लेबर उन्हें सस्ते दामों में मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस देने की प्लान बनाया किसने? चाइना ने। चाइना ने सोचा कि हम ऐसी कंडीशन देंगे, विदेशी कंपनियां हमारे देश में आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, और ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि एक समय जब वर्ल्ड
लगातार पूरा वर्ल्ड 3%, पूरे वर्ल्ड में जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 3% की रेट से कम हो रही थी। उस समय चाइना 15% की ग्रोथ हर साल कर रहा था। समझ रहे हो? ऐसे ही नहीं बन गया ये वर्ल्ड फैक्ट्री। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है इस आर्टिकल में कि देखो ऐसे करके हम चाइना की तरह हम भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट के प्लान की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, गवर्नमेंट आत्मनिर्भर बनने के लिए किन एरियाज पे काम करने वाली है। तो देखो गवर्नमेंट ने 5 पिलर्स पे ध्यान देने की बात कही है। 5 पिलर्स ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन सब पे आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड क्रिएशन ऑफ इंटरनल डिमांड, अगर हम इन एरियाज पे काम कर ले जाते हैं तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम आत्मनिर्भरता पालेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, हमारे देश में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पावर अच्छा होना चाहिए, है ना। पावर कहने का मतलब बिजली की सुविधा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सिस्टम हमारे देश का सही होना चाहिए। ठीक है। इतना सही होना चाहिए कि बाहर की कंपनियां आ सकें, निवेश कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें, उन्हें ऐसा ना लगे कि अरे यार इंडिया में मतलब चलना सही है, नहीं है, इंडिया में रूल ऐसे हैं। ठीक है। तो ये होना चाहिए। हमारी इतनी बेहतरीन डेमोग्राफी है, कहने का मतलब कि इंडिया में इतने ज़्यादा यूथ हैं अभी, कब यूज़ होगा उनका? यही राइट टाइम है जब उनका हमें यूज़ करना पड़ेगा। वरना 20 से 30 साल बाद या 40 साल बाद ऐसा समय आएगा जब यूथ की संख्या कम हो जाएगी। भाई देखो हर कंट्री में ऐसा होता है। ठीक है। एक समय आता है जब उनके पास यूथ की संख्या ज़्यादा होती है, फिर एक समय आता है जब यूथ की संख्या कम होने लगती है। तो इससे पहले कि इंडिया बूढ़ा हो जाए, ठीक है, कहते हैं ना कि अपनी यंग एज में ही सारी मेहनत कर डालो ताकि बुढ़ापे में आराम कर सको। तो सेम ये बात हमें भी करनी पड़ेगी कि हमें इस समय यूथ की जो हमारे पास संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमें उसका फुल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स पे हम ध्यान दे के ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नेक्स्ट इशू जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है लाइफ आउटसाइड अर्थ। एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी ना एक गैलेक्सी की इमेज पाई गई है एक रिसर्च में। ठीक है। और इस गैलेक्सी का नाम है SPT041847। इसकी जो इमेज आई है वो ऐसे दिख रही है जैसे कि यूनिवर्स था आज से 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है। यानी आज से 1.4 बिलियन ईयर पहले जिस तरह यूनिवर्स था वैसे ही वो गैलेक्सी की इमेज आई है। अब क्योंकि वो गैलेक्सी बहुत दूर था, इट मीन्स वो गैलेक्सी की बहुत पुरानी फ़ोटो है। इतनी पुरानी वो फ़ोटो है, इमेज है, कि उस समय यूनिवर्स का लगभग फॉर्मेशन चल रहा था। ठीक है। तो देखो एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसके हिसाब से ये कहा जाता है कि जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन चल रहा था तो उस समय यूनिवर्स में जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, यूनिवर्स में जो एंटिटीज़ हैं, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। काओस बहुत ज़्यादा था, अनस्टेबिलिटी थी। लेकिन ये गैलेक्सी की जो इमेज आई है ये तभी की है जब यूनिवर्स बन रहा था, फिर भी इसमें अनस्टेबिलिटी कहीं भी नज़र नहीं आती। काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आती है इस गैलेक्सी की इमेज में। और किसी गैलेक्सी की इमेज में स्टेबिलिटी का नज़र आना इस बात का संकेत है कि इस बात का संकेत तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वहाँ पे लाइफ हो सकती है। ठीक है। और ये गैलेक्सी जो है स्ट्रक्चर में भी डिस्क शेप इसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में भी ये मिल्की वे गैलेक्सी से मिलती है। तो ये हो गया साइंस का आपका पोर्शन, ये हो गया आपकी जो रिसर्च से रिलेटेड नॉलेज है। ठीक है। अब हम 15 अगस्त के द हिंदू में छपे एक आर्टिकल की बात करते हैं। ठीक है। काफ़ी बेहतरीन ये आर्टिकल है। और आर्टिकल कुछ इस तरह से है, गैप्स इन कास्टिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कहने का मतलब है कि इसमें जो राइटर है ना वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं कि क्या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है सही है वो या गलत है। ठीक है। गलत कहने का मतलब उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। देखो ये कुछ पॉइंट्स देते हैं, कुछ तर्क रहते हैं जिसके बेसिस पे इनका कहना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी एकदम सही रास्ते पे नहीं है। चाइनीज सोल्जर्स अगर हम देखें तो इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो इंडियन साइड है वहाँ पे चाइनीज सोल्जर घुस आए थे। नेपाल को देखो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहा लेकिन मैप से ही खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ भी हो, एक मैसेज तो जाता ही है। उसके बाद ईरान का अगर हम देखें, ईरान की जो अलायंस है, ईरान की जो मित्रता है चाइना से बढ़ रही है। रशिया की अगर हम बात देखें, रशिया चाइना से क्लोज हो रहा है। और पाकिस्तान भाई साहब की तो आप बात ही मत करिए, मतलब ये तो जब से पैदा हुए हैं इनका एक ही काम है,
डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब करो, ठीक है। तो ये सारे ऐसे चैलेंजेस हैं ना, जिन्हें देख के लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों? क्या ऐसा है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ सुधार करना चाहिए? ठीक है। तो जैसे रसिया और ये राइटर ये भी कहते हैं कि हम ना क्या करते हैं, जो इस समय हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, जो इस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम उन चीज़ों को लेके बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा बोल देते हैं। जैसे चीन आया और चीन ने इंडिया साइन में एंट्री की, वहाँ एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और इससे पहले कि चीन वापस लौटता हमने कह दिया अरे चीन हार गया, चीन हार गया। मतलब अभी लड़ाई भी नहीं हुई है भारत और चीन से, लेकिन हम बोलने लगे कि चीन हार गया, हार गया, हम विक्ट्री हम मनाने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रियोटेरिक है, जो जो बड़बोलापन है हमारी पॉलिटिक्स में, ये राइटर कहते हैं कि ये गलत है, ठीक है। और बड़बोलेपन के साथ जो हम उम्मीदें लगा लेते हैं, ठीक है, वो भी गलत है। फॉर एग्जांपल रसिया का अगर हम देखें, हम कहते हैं रशिया अरे अपना भाई है, अपना सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करो तो रसिया का चीन के साथ एसोसिएशन बढ़ रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 60% जो हमारे आर्म्स होते हैं उनकी सप्लाई रसिया से होती है। हमारा ट्रेड इतना बढ़िया रसिया के साथ, लेकिन इन सब के बावजूद रसिया की चीन से मित्रता बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके अलावा राइटर एक और एग्जांपल देते हैं कि आप देख लो, 1979 से इंडिया लगातार प्रयास कर रहा है कि अरे सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, ठीक है। और कई बार तो हम मानने भी लगते हैं, कई बार नॉर्मली अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के साथ साथ आम लोग भी यही कहते हैं, अरे बस इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने वाला है, परमानेंट मेंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ही दिनों में हो जाएगा, इसे पावर मिल जाएगी। ऐसा राइटर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी अभी ईजिली पॉसिबल नहीं है, ईजिली क्या लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वो ये नहीं चाहती हैं कि किसी एक कंट्री को या कुछ कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, वीटो मिले। इसके बजाय वो ये चाहती हैं कि वीटो का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के लिए अभी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप हासिल करना कोई इजी टास्क नहीं है, और ना ही यूनाइटेड नेशन के नियमों को बदलना इतना आसान है कि उसमें कोई और कंट्रीज़ को ऐड कर दिया जाए परमानेंट मेंबरशिप के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मानने लगते हैं कि अरे इंडिया परमानेंट मेंबरशिप बन रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं राइटर कहते हैं ये गलत है, जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी गलत है, जो आम पब्लिक है उसकी तरफ से भी गलत है। हमें ऐसे बड़बोलेपन पे और ऐसे ही अपने से अंदाज़े लगा लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में सुधार करना होगा। तो ये रही आज की बातें, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आप मुझे मेरे दिए गए ईमेल पे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के लिए दे रखा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स।